नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेटा बड़े ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बच्चा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है राजा किसान नगर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया किस तरीके से सम्राट अशोक, जो एक क्रूर शासक हुआ करता था, वो कैसे एक बड़ा जबरदस्त शासक बन गया। और बेटा इसमें से होने वाले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की वीडियो है, उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन बनने का चांस है। तो बेटा बिल्कुल भी एंड तक स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। और जल्दी से बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट मिलती रहे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अब इंटरेस्ट आता है सर कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन है जो 8 नंबर के आ सकते हैं। तो बेटा चलो एक क्वेश्चन मैं आपको शुरू में बताऊं, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताएं। अब इसका आंसर अभी बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी बता दें। जो मौर्य साम्राज्य में अभिलेख लिखे गए, अभिलेखों की कमियां, ये दोनों क्वेश्चन है बेटा जो 8 नंबर का ग्रिप पकड़ते हैं पेपर में। और कई सारे क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर और 3-3 नंबर के आ सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर पेपर में स्कोर करना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100। तो चलो बेटा शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, जो कलिंग का युद्ध था, कौन सा युद्ध बेटा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध ने क्या किया, सम्राट अशोक की जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल दिया। जो एक हिंसक शासक हुआ करता था, हमेशा लड़ाई झगड़े में बिलीव करता था, युद्ध में बिलीव करता था, साम्राज्यवाद की नीति में बिलीव करता था, किस तरीके से उस साम्राज्य को, उस एक सम्राट को एक युद्ध ने, यानी कि कलिंग के युद्ध ने बदल दिया। तो ये जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो सम्राट अशोक ने बेटा स्टार्ट किया क्या, धमों की नीति। किसकी नीति, धम की नीति। अब सर ये धम की नीति क्या है, क्वेश्चन आता है मन में, सर ये धम की नीति क्या है। तो धम का मतलब क्या होता है भैया, धम का मतलब कहते हैं, देखो सम्राट अशोक ने ना जैसे ही ये चीज जान ली, जैसे ही इस चीज को पहचान लिया कि ये दुनिया में मैं जो कुछ जीत रहा हूं, जो कुछ हासिल कर रहा हूं, वो मेरे कभी कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगी तो केवल और केवल नैतिकता। तो उन्होंने क्या किया, जनता के नैतिक उत्थान के लिए, किसके लिए, जनता के नैतिक उत्थान के लिए, जनता के नैतिक उत्थान के लिए क्या किया बेटा, के लिए नीतियां तैयार की। क्या किया, के लिए नीतियां तैयार की, पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब जो नीतियां तैयार की, उन्हीं नीतियों को किस नाम से जाना गया बेटा, धम के नाम से जाना गया, या उसी को कहा गया सम्राट अशोक की धम नीति। अब सर इस धम नीति में क्या था, तो देखो बच्चे एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा है, नैतिक उत्थान। क्या लिखा है, नैतिक उत्थान, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जनता का अच्छा एक तरीके से, मतलब कि उनके सद्गुणों को बढ़ाने के लिए, उनकी अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए जो चीजें समझाई, उन्होंने कई सारी चीजें समझाई। जैसे कि हमें सन्यासियों और ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सभी धर्मों को मेलजोल करके रखना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने गुरुजनों की बातों को मानना चाहिए। ये सारी बातें किसने बताई, सम्राट अशोक ने। किसने, अपनी धम नीति में। और अब मानोगे बेटा, सम्राट अशोक ने इस धम नीति के फैलाव के लिए कई सारे महामात्रों मतलब उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति की। जो अधिकारी क्या कहते थे, उनकी धम नीति का पालन हो रहा है, लोगों को धम नीति समझाना। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे ना होने की वजह से क्या होता था, जान नहीं पाते थे एक्चुअल में कि क्या है और क्या नहीं है। तो हर एक चीज समझाने के लिए सम्राट अशोक ने कई सारे अधिकारियों को भी नियुक्त किया। तो सोचो कितना महान सम्राट रहा होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये अशोक सम्राट की आपको धम नीति समझ आ गई। अब धम नीति के बाद आता है बेटा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया बेटा, वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया मैंने कि ये 8 नंबर का आने के चांस है। तो देखो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, प्रशासन का मतलब क्या होता है। प्रशासन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि किस तरीके से मौर्य साम्राज्य को पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता था। बड़ा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से रखना है इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं प्रशासन। प्रशासन का मतलब आप जानते ही हो बेटा,
सबसे पहले तो प्रशासन की एक वैल्यू होती है कि वो या तो राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों, उसके आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छे से रहता है, क्षेत्रों में काफी अच्छा रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको आज के टाइम का एग्जांपल दूं, आप देखते हो कि बेटा हमारे भारत में प्रशासन सबसे अच्छा दिल्ली में। आप किसी गांव देहात एरिया में चले आओ, किसी ऐसी जगह पर चले आओ जहां पे पुलिस प्रशासन की कोई लोगों को जानकारी नहीं है, कोई भी कैसा भी क्राइम करता है भाग जाता है। लेकिन क्या दिल्ली जैसे एरिया में क्राइम करके भाग पाना पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। अब राजधानी को तो डायरेक्टली कंट्रोल्ड किया जाता है। क्लियर हुई बात? आगे समझ। उस टाइम पे राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा? पाटलिपुत्र। ठीक है। और आज के टाइम पे क्या है? दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र तो काफी अच्छे से कंट्रोल होता है। तो उस टाइम पे पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र काफी अच्छे से कंट्रोल होता होगा। उसके बाद बेटा कुछ ना क्षेत्रों की जानकारी ली जाती है, कुछ खास क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है। ठीक है। खास क्षेत्रों को चिन्हित का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको, अब देखो पूरा प्रशासन बेटा दिल्ली में बैठ के नहीं चलाया जाता, पूरा प्रशासन अच्छे से दिल्ली में बैठ के कंट्रोल नहीं किया जाता। तो दिल्ली में कंट्रोल ना करके अब क्या होता है, कुछ कुछ हम एक एरिया बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बेटा हमारी इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। और टेक्निकली रूप से हम नीचे चले हैं, बेंगलुरु बड़ा फेमस है। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है कि कई सारे क्षेत्रों को, अब देखो साउथ में कोई एक ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहां पे पूरे साउथ इंडिया को कंट्रोल किया जाए, नॉर्थ में एक एरिया बनाया जाए नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। वेस्ट में बनाया जाए, ईस्ट में बनाया जाए। इससे क्या फायदा होता है बेटा? हर एक क्षेत्र का प्रशासन बहुत अच्छे से चल सकता है। ऐसा ही इन्होंने कर रखा था बेटा, जैसे कि तक्षशिला हो गया। ठीक है। स्वर्णगिरी हो गया। ये कुछ ऐसे महाजन पद थे जिन्हें इन्होंने बहुत अच्छे से साइन कर रखा था। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी को क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सोने की खदानें मिलती थी। क्या मिलती थी बेटा? सोने की खदानें मिलती थी। तो सोने की खदानों से क्या फायदा होता था? सोना प्राप्ति होता था। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आप सब कहेंगे सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस को तो लिया जाएगा प्रशासन में। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से इन्होंने भी ले रखा था। प्लस हमें मेगा स्नीच की जो इंडिका है, मेगा स्नीच की जो इंडिका है, ठीक है, इस इंडिका नामक पुस्तक में बेटा हमें जानकारी मिलती है कि प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए, प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए सम्राट अशोक ने 6 समितियां, सॉरी एक सेकंड बेटा, प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनाई हुई थी। एक समिति और 6 उप समितियां बनाई हुई थी। ठीक है। अब समिति और उप समितियां क्या होता है? इसे कहते हैं बेटा कमेटी। क्या कहते हैं? कमेटी। ठीक है। तो सम्राट अशोक ने कई सारी समितियां बना रखी थी। अब क्या होता था इनमें ना, देखो अब व्यापार लंबी दूरी पर होते थे। ठीक है। व्यापार क्या होते थे बेटा? लंबी दूरी के व्यापार होते थे। यहां पे अगर मैं लिख दूं लंबी दूरी के व्यापार, तो लंबी दूरी के व्यापार के लिए बेटा व्यापार के जो रास्ते हैं, रास्तों में कई सारी सुविधाएं चाहिए, जैसे कि खान पीन चाहिए, सैनिक सुरक्षा चाहिए। ठीक है। उसके साथ बेटा कुछ ऐसे इंतजाम भी चाहिए जिनसे उस व्यापार को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए अलग अलग समितियां बनेंगी नहीं बनेगी? आप सब कहेंगे सर बहुत जरूरी है समितियां बननी। अगर एक ही के कंट्रोल में होगा तो वो पजल हो सकता है, उसका माइंड पजल हो सकता है क्या कि शायद ये सही तरीके से कंट्रोल ही ना हो पाए, है ना? तो इसलिए क्या किया जाता है बेटा? समितियां और उप समितियां बनाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? आप कहेंगे नहीं। ठीक है। फिर उसके साथ बेटा देखो इनकी ना एक विशाल साम्राज्य है, तो विशाल सेना भी होगी। तो सेना को सेना में अब देखो एक ही नहीं होता है, सेना में भी 2-3 तरीके की हुआ करती थी पहले। जैसे कि अश्व सेना होती थी। अश्व सेना वाले क्या है, जो घुड़सवार सेना होती है, तो ग्रुप करते हुए आती है। एक होती थी बेटा पैदल सेना वाले जो पैदल सैनिक आते हैं ना, ऐसे भाला वाला लिए हाथ में आराम से डम डम करते हुए आते हैं। ठीक है। फिर और होती थी बेटा हाथियों वाली सेना होती थी। तो सभी सेनाओं को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने के लिए अलग अलग
मतलब कमेटी चाहिए ना, तो उसी के लिए सम्राट अशोक ने बना रखी थी। फिर उसके बाद बेटा सम्राट अशोक ने ना कई सारे महामात्रों की नियुक्ति कर रखी थी। किसकी? आप कहेंगे महामात्रों की नियुक्ति। महामात्रों की नियुक्ति का मतलब क्या है? नियुक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? अपॉइंटमेंट। क्या होता है? अपॉइंट करना। और महामात्र का मतलब क्या हो गया? उच्च अधिकारी। क्या हो गया? उच्च अधिकारी। अब क्वेश्चन आता है मन में, सर ये जो महामात्र है, ये जो उच्च अधिकारी है, काम क्या करते थे? देखो पता है कई बार बोर्ड में आ जाता है बच्चा महामात्रों के कार्य बताइए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये महामात्र कौन होता है? बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए महामात्रों के कार्य बताइए, बच्चा कंफ्यूज, महामात्र क्या होता है? बेटा महामात्र का मतलब क्या होता है? उच्च अधिकारी। अब उच्च अधिकारियों का मतलब क्या हो गया? अशोक क्यों इनकी नियुक्ति करते होंगे? तो आप सब कह देंगे बेटा, एक तो धर्म नीति का प्रसार करना। धर्म नीति मतलब मैंने बताया था ना, सबसे पहले टॉपिक शुरू करते ही नैतिक उत्थान के लिए जो बनाई गई थी। तो धर्म नीति का उत्थान प्रचार कौन करेंगे? यही उच्च अधिकारी करेंगे। सिंचाई कार्यों की देखभाल करना कि सिंचाई कार्य सही से हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, लोगों तक पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, उसकी भी देखभाल कौन करेंगे? यही महामात्र करेंगे, यही उच्च अधिकारी करेंगे। फिर उसके बाद हो गया बेटा क्या कि पूरे साम्राज्य में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, यानी कि न्याय की संकल्पना करना भी किसका काम था? महामात्रों का ही काम था। उसके बाद बेटा जानवरों की रक्षा करना, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि ये जो अब अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वो क्या बन चुके थे? बड़े ही शांति प्रिय राजा बन चुके थे। तो जानवरों की सुरक्षा, ठीक है, और पेड़ पौधों का ध्यान रखना, प्रकृति प्रेमी भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा नदियों की सुरक्षा करना, हर एक चीज काम किसके हो गए थे? इन्हीं महामात्रों के हो गए थे, इन्हीं उच्च अधिकारियों के हो चुके थे। क्लियर हो गई बात? अब ये सब तो हो गए बच्चा हमारा क्या, एक सम्राट अशोक से रिलेटेड कुछ टॉपिक, ठीक है। और ये प्रशासन की जानकारी भी हो गई और सम्राट अशोक की धर्म नीति भी हो गई। अब इसके बाद बेटा हमें पढ़ लेना चाहिए क्या, इधर आपको महामात्रों के कार्य भी पता लग गए, ठीक है। अब हमें देखना चाहिए एक टॉपिक आता है बेटा देविक राजा। क्या आता है? देविक राजा। अब क्यों सर ये देविक राजा का मतलब क्या, ये नहीं समझ आया। राजा और देविक कैसे? तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बेटा, बड़ा ही ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ठीक है। और ये जो बेटा मैंने भी प्रशासन के बारे में बताया है, ये काफी मेन है, 8 नंबर या 3 नंबर की दृष्टि से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा मैं बताता हूं, उधर एक वर्ड मैंने अभी बताया जाता है देविक राजा। अब मन में आता है सर क्या राजा देविक होते थे? देविक का मतलब क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिवाइन किंग। क्या कहते हैं? डिवाइन किंग। अब देविक, देविक मतलब देवी देवता। क्या होगा? देवी देवता। तो जितने भी बेटा राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो हमेशा अपने आप को देव तुल्य प्रूफ करने की कोशिश करते थे। क्या प्रूफ करने की कोशिश? देव तुल्य। देव तुल्य का मतलब क्या हो गया बेटा? अपने आप को देवी देवताओं की तुलना में, अपने आप की देवी देवताओं से तुलना करते थे। ये बताते थे कि हमें प्रशासन के लिए, हमें यहाँ पे राज करने के लिए स्वयं देवी देवताओं ने भेजा। किसने भेजे? देवी देवताओं ने, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को क्या बता दिया? देव तुल्य बता दिया, देवी देवताओं से तुलना कर दी। क्या सर ऐसे राजा हमें मिले? क्या ऐसा रियल में देखा हमने? जी हाँ बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुषाण शासकों की, किसकी? कुषाण शासक। अब कुषाण शासकों में से एक शासक की हमें मूर्ति देखने को मिलती है बेटा, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है, जिसमें मतलब कि सिर नहीं है, ठीक है, धड़ रहित एक मूर्ति मिलती है, जो दिखाना चाहती है एक मंदिर में स्थापित है, जिससे पता लगता है क्या कि राजा महाराजा अपने आप को मंदिरों में स्थापित करते थे ताकि उनकी पूजा की जाए, ठीक है। अब इन्होंने कईयों ने अपने नाम के साथ क्या लगाया? देवपुत्र लगाया। क्या लगाया? देवपुत्र, जो कि चीनी शासकों से प्रेरित है, चीन के शासकों से प्रेरित है। चीन के शासकों से प्रेरित होने का मतलब क्या? चीन के शासक अपने साथ लगाते थे स्वर्गपुत्र, तो इन्होंने भी अपने नामों के साथ लगाना शुरू कर दिया। क्या? देवपुत्र, यानी कि देवी देवताओं के पुत्र। अच्छा सर ऐसा ये क्यों करते थे? अपने आप को ये क्यों दिखाते थे कि ये देव तुल्य? देव तुल्य का मतलब क्या हो गया? देवी देवताओं से अपनी तुलना क्यों करते थे? तो देखो बेटा, देवी देवताओं से तुलना करने से एक बड़ा फायदा मिलता है कि साम्राज्य लंबा चलता है, साम्राज्य में आसानी हो जाती है, ठीक है, में आसानी। क्योंकि देखो किसी को बता रहे हैं जी हमें भगवान ने भेजा, हम स्वयं भगवान का रूप है, ठीक है, हम भगवान के भेजे गए दूत है,
तो क्या होगा, वो हमारी बातें मानेगा नहीं मानेगा? जी सर बिल्कुल मानेगा। तो वही हाल ये दिखाते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे समझ बेटा। अब उसके बाद आ जाता है बेटा क्या, उसके बाद आ जाता है यहां से, अच्छा सर इसकी जानकारी और भी कुछ है? तो देखो बेटा, जैसे कि कई शासकों ने, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं आपसे, तो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर, ठीक है, हमें एक प्रशस्ति की रचना मिली है, जिसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। सर प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति क्या होता है? ठीक है, तो बेटा प्रशस्ति का मतलब समझिए, मेरे से सिंपल भाषा में समझिए। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति एक शब्द निकला किससे? प्रशंसा से। किससे निकला है? प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब क्या हो गया? तारीफ। तो जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में, किसमें बेटा? राजा महाराजाओं की प्रशंसा में उनके राज कवियों द्वारा, किसके द्वारा बेटा? राज कवि, यहां पे लिख दूं मैं, राज कवि। राज कवि कौन हो गए? जो राजा के पर्सनल कवि होते हैं। तो राज कवि क्या किया करते थे? राजा महाराजा की प्रशंसा में क्या लिखते थे? उनकी कहानियां लिखते थे। उसी को क्या कहते थे? प्रशस्ति कहते थे। ठीक है, जैसे कि इधर एक प्रशस्ति मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जिसमें बेटा राजा को दिखाया गया, सम्राट को दिखाया गया, जी हमारे सम्राट बहुत महान है। हमारे सम्राट ने सभी जितने भी राजा हैं, जितने भी अदर राजा हैं, उनके मतलब यश को, उनके बल को अपने तलवे नीचे दबा दिया। हमारे सम्राट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता हमारे राजा से। ठीक है, और उसके साथ कई ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, हमारे राजा इंद्र के तुल्य है, हमारे राजा सूर्य देव के समान है, हमारे राजा चांद के समान है, XYZ कई सारी चीजें बताते हैं। क्योंकि राजकवि को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो राजा महाराजा की तारीफ करेंगे ना, तो राजा महाराजा ये प्रशस्तियां लिखवाना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि राजाओं को भी ऐसा ही चाहिए जिसमें उनकी तारीफ लिखी जाए। क्लियर हो गई? तो बेटा ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से राजा अपनी प्रशंसा लिखवाया करते थे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें देखना चाहिए एक और चीज को, क्या वो चीज है बेटा? एक राजा की छवि। आखिरकार जैसा राजाओं ने लिखवाया है, जैसा राजाओं ने लिखवाया है, क्या ऐसे राजा हुआ करते थे? क्या ये रियल लिखवाते हैं राजा अपने बारे में? क्या राजाओं की छवि ऐसी थी जनता के मन में? तो आप कहेंगे जी नहीं था, नहीं। देखो हमें कोई खास जानकारी तो राजा महाराजाओं के बारे में प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि देखो राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी के लिए किसकी बात चाहिए होगी? जनता की। तो जितने अभिलेख मिले किसने लिखवाए? राजाओं ने। क्या राजा जनता की बात को छापेंगे? क्या जनता राजा की बुराई करेगी तो लिखेंगे? कहोगे नहीं लिखेंगे सर। तो ऐसी बेटा एक जानकारी हमें मिलती है गंध सिंधु नामक जातक कथा से। किससे? गंध सिंधु नामक जातक कथा से। ठीक है, एक जातक कथा है। क्या है ये? जातक कथा। तो गंध सिंधु नामक जातक कथा से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है। उसमें हमें क्या बताया गया बेटा? गंध सिंधु नाम की जातक कथा में हमें बताया गया है जो जनता है, जनता राजा के बारे में क्या सोचती है। देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा मैं कैसा हूं, तो मेरे स्टूडेंट सर बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है आप में, अरे बढ़िया पढ़ाते हो यार। अब जब मैं छुट्टी दे दूंगा उसके बाद अरे बहुत मारता है यार, बेकार आदमी है, पढ़ाना नहीं आता, हमेशा मारता रहता है, कई सारी ऐसी चीजें मेरे बारे में बोल देंगे, जबकि हो सकता है वो ठीक भी हो या गलत भी हो। ठीक है, तो यहां से जो गंध सिंधु नामक जातक कथा है उसमें जनता का एक व्यू देखने को मिलता है। जनता बताती है राजा के बारे में क्या कि जी हमें सुबह तो आके ये राजा के अधिकारी लूटते हैं, किस नाम पे? कर के नाम पे। कर मतलब टैक्स, टैक्स के नाम पे लूटा जाता है, और रात को डाकू डकैत आके हमें लूटते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बताया गया? राजा की छवि बड़ी बेकार दिखाई गई, यानी कि जनता के मन में राजा लुटेरा टाइप हुआ करता था। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है बेटा, यहां से हम देखते हैं। चलो ठीक है, एक टॉपिक मिस हो गया पहले का, मैं वो वाला पहले बता देता हूं आपको, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। ठीक है, तमिलकम। आप कहेंगे सर ये तमिलकम क्या है? ये तमिलकम क्या है? ठीक है, तो अभी देखो एक मिनट देखते हैं हम यहां से। ठीक है,
देखो तमिलकम 3 क्षेत्रों को मिला के बनाओ, ठीक है। तमिल देखो, तमिलकम शब्द से ही पता लग रहा होगा ये तमिल साइड की है। कहां के है? तमिल साइड के हैं, ठीक है। तमिल मतलब कि साउथ इंडिया। कहां के है? साउथ इंडिया के हैं, ठीक है। 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना हुआ था तमिलकम। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो शामिल हो गई, तमिलनाडु और केरल, ये बेसिकली बेटा उस टाइम पे प्रमुख हुआ किसके रूप में? 3 मुख्य सरदारियों के रूप में। सरदारियों समझते बेटा? सरदारियां कौन कौन सी? चोल, चेर, पांडे, ठीक है। चोल, चेर, पांडे। अब सर ये सरदारी क्या होता है? सरदार कौन होता है? हमें पहले एक चीज समझ लेनी चाहिए बेटा। पहले जो प्रशासन हुआ करते थे ना, कई छोटे छोटे हिस्सों में भी बटा हुआ। कैसे होते थे? छोटे छोटे हिस्सों में, यानी कि जैसे जंगल होता था, जंगल में क्या हुआ करते थे? कबीले बनते थे, और उन्हीं कबीलों के जो राजा होते थे, ठीक है, उन्हें क्या कह देते थे हम? सरदार कहते थे। सरदार क्या होता था? जो कबीले का प्रमुख व्यक्ति होता था उसी को सरदार कहते थे, ठीक है। तो सरदार के कार्य क्या होते थे? सर सरदार क्या करता था? तो देखो, एक तो कबीले को कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरे कबीलों पे लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। जैसे कबीले बने हुए, एक कबीला दूसरा कबीला आपस में लड़ते भी होंगे। जब सब कबीले आपस में लड़ रहे हैं तो उन कबीलों, अब लड़ाई हो रही है तो अपनी सेना भी चाहिए। सेना का कंट्रोल कौन करेगा? सब सरदार करेगा। उसके बाद बच्चा, सेना के बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद एक देखो अनुष्ठान वगैरह होते होंगे, हवन होते होंगे, तो उन्हें भी लीड कौन करता था? सब सरदार करता। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कबीले के लोगों में, उसका भी सोल्यूशन कौन करता था? सब सरदार। क्लियर हो गई बात? जैसे आज के मंत्री राजा वगैरह काम करते हैं, वैसे ही वो सब काम किया करते थे। धीरे धीरे कई इनमें से सरदारियां आगे जाके पूरा साम्राज्य बन गए। जैसे कि चोल साम्राज्य, चोल जो सरदारी थी वो क्या हो गई? पूरे साम्राज्य में कन्वर्ट हो गई। यानी कि क्या हुआ? जैसे मान लो ये चोल है, आसपास के कबीलों को जीतते गए, ठीक है। जीतते जीतते क्या किया? पूरा अपना एक साम्राज्य तैयार कर लिया, अपना पूरा एक एम्परर तैयार कर लिया। हो गई बात क्लियर बेटा? ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम देखते हैं, इधर से मैंने आपको छोड़ा था कहां पे बेटा? राजा की छवि पे। फिर अच्छा सर क्या राजा और भी कोई जैसे प्रूफ? अब मैं बड़ा मेजर क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, जो साइड में लिखा हुआ है, छुप के लिखा हुआ लेकिन पेपर में आता है। सुदर्शन झील कौन था? सुदर्शन झील 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी बेटा रुद्रदमन ने, शासक रुद्रदमन। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, लेकिन बड़ा छुप के लिखा हुआ है बुक में, इसलिए आपको मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा एक वर्ड गृहपति। अब ये छोटे छोटे वर्ड रह गए, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा, वो बता। गृहपति मतलब घर का मुखिया, यानी कि एक वो पर्सन जिसका घर के सभी संसाधनों पर क्या हुआ करता था? हक होता था। चाहे वो भैंस हो, चाहे वो जमीन जायदाद हो, ठीक है, उसी पर्सन को क्या कहते थे हम? गृहपति कहते थे। फिर एक वर्ड आ जाता है बेटा यहाँ पे अर्घहर। अर्घहर क्या है? अर्घहर का मतलब क्या होता है बेटा? ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ठीक है, दान में दी गई भूमि। किसको दान में दी जाती थी बेटा? ब्राह्मणों को। किसको दान में दी जाती थी? ब्राह्मणों को, और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब ये सर ये भूमि दान क्यों किया करते थे? क्या फ्री की जमीन आती थी? नहीं बेटा, भूमि दान के पीछे कारण थे। कारण क्या थे? जैसे देखो, ये दी किसको जा रही है भूमि दान में? ब्राह्मण को। किसको दी जा रही है? ब्राह्मण को। अब जब ये ब्राह्मण को भूमि दान में दी जा रही है, ब्राह्मण के पीछे ही पूरी सोसाइटी चला करती थी, पूरा समाज चलता था। उस टाइम पे ब्राह्मण का दबदबा होता था। अब जितना ज्यादा खुश ब्राह्मण, उतनी ज्यादा खुश जनता, क्योंकि जनता किसकी बात मानने वाली है? ब्राह्मण की बात मानने वाली है। इसलिए राजा महाराजा क्या करते थे? खुश करने के लिए ब्राह्मणों को जमीनें दान देते रहते थे, और अपने पाप वगैरह मिटाने के लिए भी ऐसा मानते थे कि जमीनें दान देके हम अपने जो भी आने वाली जनरेशन का भी बड़ा उद्धार कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद क्या सर ये भूमि दान की प्रथा होती थी, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल होती थी। अब क्वेश्चन आता है क्या सर ये महिलाएं भी भूमि दान कर सकती थी? ना बच्चा, महिलाओं का तो भूमि पर कोई अधिकार ही
नहीं होता था, लेकिन कुछ एक दो रेयर चांसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रभावती गुप्त द्वितीय, इसका प्रभावती गुप्त, ठीक है, सॉरी प्रभावती गुप्त द्वितीय नहीं, प्रभावती गुप्त, ठीक है। सर ये प्रभावती गुप्त कौन थी? तो बेटा याद रखना, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उसने भूमि दान की थी। हो सकता है ये भूमि दान, देखो एक बड़े ही रेयर केस देखने को मिला, किसी स्त्री द्वारा की गई, तो हो सकता है या तो उनके पति किसी युद्ध में मारे गए होंगे, जिस वजह से साम्राज्य उनके हाथ में आ गया, या हो सकता है कुछ लंबे समय के लिए किसी युद्ध अभियान पर गए होंगे, ठीक है, तो साम्राज्यों में सौंप कर गए थे। क्लियर हो गई बात? तो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन? प्रभावती गुप्त। तो आपको भूदान का भी समझ आ गया होगा बेटा। अब इसके बाद बेटा हम पढ़ लेते हैं, एक वर्ड आ जाता है श्रेणी। क्या वर्ड आ जाता है? श्रेणी। श्रेणी या गिल्ड होता है इसका मतलब। अब देखो व्यापार की ना धीरे धीरे श्रेणियां बनने लगी थी। क्या बनने लगी थी बेटा? श्रेणियां, गिल्ड बनने लगी थी व्यापारियों की। जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उन्होंने मिलकर अपनी पूरी पूरी गिल्ड बना ली। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बेटा जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, जो बड़ा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अभिलेखों की कमियां। क्या आता है? अभिलेखों की कमियां। सर अभिलेखों की कमियां क्या है? ऐसा क्या है जो अभिलेखों में हम कह रहे हैं कि कमियां? तो मैंने पहले आपको शुरुआत करते ही वीडियो में बताया था अभिलेख क्या होता है। अभिलेखों का मतलब क्या था बेटा? अभिलेखों का मतलब था एक ऐसा दस्तावेज जिसे पत्थर या किसी कठोर सतह पर कुरेद कुरेद के लिखा जाता है, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों को लिखवाया किसके द्वारा गया? राजा महाराजाओं द्वारा। तो किसकी हमें सारी चीजें दिखाई दी? राजा महाराजाओं का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, राजा महाराजाओं की ही सेंस दिखाई दे रही है। तो ये कमी है या नहीं है? है। फिर उसके बाद जनता का तो कोई अभिलेख हमें प्राप्त ही नहीं होता, तो जनता की जानकारी तो हमें मिली ही नहीं, ये भी कमी है या नहीं है? जी सर बिल्कुल है। उसके बाद बेटा क्या कि हो सकता है कि जब अक्षरों को कुरेदा जा रहा था, वो अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ भी, जैसे यही वर्ड लिख दिया मैंने, सही से स्पेलिंग नहीं लिखी, तो क्या आपको समझ आ रही है? जब मैं आपको बता रहा हूं तब समझ आ रही है, जब मैं नहीं बता रहा तब आपको समझ नहीं आ रही। तो ऐसी कोई गलती हुई हो, फिर उसके बाद कुरेदा हल्का हल्का गया और जिससे समय के अनुसार मिट्टी भर गई और वो खराब हो गया। कई सारे अभिलेख ऐसे भी रहे होंगे बेटा जो समय के साथ साथ क्या हो गए? टूट गए या नष्ट हो गए। कई सारे अभिलेख तो ऐसे भी रहे होंगे बेटा जो लिखना कुछ चाहते थे, हम समझ कुछ हो रहे हैं, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदलती है ना, स्थितियां बदलती है। क्लियर हो गई बात? फिर कुछ अभिलेख बेटा ऐसे भी रहे होंगे या कुछ बेसिकली इंस्क्रिप्शन ऐसे भी रहे होंगे जिसमें कोमा के इस्तेमाल, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं तू रुक मत जा, यहां पे मैंने कोमा का इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया? तू रुक मत जा। लेकिन यहीं पे तू रुक मत जा, डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? तो वो लिखने कुछ हो जाते हो, हम पढ़ कुछ हो सकते हैं। और कई सारे अभिलेखों में तो अभी ये समस्या सामना करना चाह रहे हैं हम, कई इन समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं कि कई सारे अभिलेखों की अभिलेख जो लिपि है, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, उसे हम पढ़ ही नहीं पाए, जैसे कि हड़प्पाई लिपि हम नहीं पढ़ पाए, तो ये भी एक कमी हो गई ना। क्लियर हो गई बात बेटा? यानी कि स्पष्ट रूप से हमें कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है अभिलेखों में। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये चैप्टर पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो का इंतजार करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।